नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां दो तरीके की हैं। एक है घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवोल्यूशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। रोटेशन, ठीक। घूर्णन गति भी दो तरीके की है। एक होता है घूर्णन गति से सौर दिवस, और एक है नक्षत्र दिवस। पहले हम यहां समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सौर दिवस क्या है? जब पृथ्वी अपने घूर्णन कक्ष पर, मतलब अपने एक्सिस पर एक 360 डिग्री का एक चक्कर लगा लेती है, तो हम इसे एक घूर्णन कहते हैं। और इस तरीके से हम इसको नापते हैं एक दिन में। तो हम कहते हैं कि भाई 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमी, एक दिन बदल गया, तो अब ये एक सौर दिवस हो गया। ये हमारा होता है 24 घंटे का, सबको पता ही है। नक्षत्र दिवस, इसकी परिभाषा है जब किसी मध्याह्न रेखा पर कोई नक्षत्र उत्तरोत्तर, मतलब क्रम से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है, तो वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। अब इसकी परिभाषा तो बहुत कठिन है। जब किसी मध्याह्न रेखा पर कोई नक्षत्र उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है, तो वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। इसको समझें क्या? पहले ये जानिए कि ये 23 घंटे 56 मिनट का होता है। ये वही चीज है, लेकिन अलग थोड़ा सा कैसे है। सपोज कि हमारी पृथ्वी है, ये हमने इसको एक एक्सिस पे डाल दिया, और ये हमने एक मध्याह्न रेखा खींच दिया, जिसे हमने 0 डिग्री नाम दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसी रेखा पर ये हमारा सूर्य है। अभी हम यहां से गणना करते हैं कि इस समय सूर्य इक्वेटर पे सीधे चमक रहा है, मतलब इसी पे है ये नक्षत्र। नक्षत्र माने हमारा तारा, तारे को नक्षत्र कहते हैं। और मध्याह्न रेखा, पृथ्वी की मध्याह्न रेखा 0 डिग्री, ठीक है। अब ये यहां से घूमना शुरू होगी, पृथ्वी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना, तो रोटेट कर रही है। हम यहां पे खड़े हैं, मेरा मुंह इधर है सूर्य की तरफ, मैं देख रहा हूं। अब ये पृथ्वी घूमना शुरू हुई। जब ये घूमी, तो याद करिए परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी अपनी रोटेशन पे घूमने के साथ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पर सूर्य का परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा करने के क्रम में ये 24 घंटे लगा, मान लो एक दिन लगा, तो हम एक दिन में पृथ्वी अपने परिक्रमण कक्ष पे कुछ तो बढ़ेगी। तो सपोज हम यहां पे आ गए। अब ये घूम गई, तो ये ऐसे हो गया। मैं कहां पे खड़ा था? मैं यहां पे खड़ा था, ठीक, बीचों बीच।
क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई भी है और साथ में दीर्घवृत्ताकार पर परिक्रमण कर रही है सूर्य का। तो इस वजह से ये जो मेरा मुंह जब इधर था तो अभी मेरा मुंह इस तरफ है, सूर्य की तरफ अभी नहीं आया है। 360 डिग्री घूम गई और अब इसकी लंबवत किरण अभी भी एक उसी नक्षत्र पे दोबारा आ गया है, उसी मध्याह्न रेखा पे दोबारा इसकी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन मैं अभी इसके सामने नहीं आ पाया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं ये सन है और मैं यहां खड़ा हूं, तो पृथ्वी मुझे लेकर के रोटेट कर रही है। अब मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ रोटेट नहीं करती, ये परिक्रमण भी कर रही है। तो परिक्रमण कैसे हो गया, ये ऐसे जा रही है, ऐसे। अभी मैं वहां था, अब मैं यहां आ गया। अब पृथ्वी 360 डिग्री घूम चुकी है और सूर्य की लंबवत किरणें मुझ पे पड़ भी रही हैं, लेकिन अभी मेरा मुंह देखिए इधर है, सामने नहीं हूं मैं। अब सामने आने के लिए मुझे इतना और घूमना पड़ेगा। तो ये जो घूमना पड़ता है, ये चीज 23 घंटे 56 मिनट में पूरी हो जाती है। 23 घंटे 56 मिनट में 360 डिग्री तो घूम गई, लेकिन हमने इसको सौर दिवस तो नहीं माना, क्योंकि सौर दिवस पूरे 24 घंटे का होगा। ये नक्षत्र दिवस हो गया। सौर दिवस तब होगा जब उस मध्याह्न रेखा पर पृथ्वी की, मतलब अगर कोई व्यक्ति उस पर खड़ा है तो जब तक उसका मुंह सूर्य की तरफ नहीं हो जाता तब तक वो सौर दिवस नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा करने में ये जो खाली स्थान बच रहा है ना, ये 1 डिग्री का फर्क हो जाता है। जब 1 डिग्री का फर्क हो जाता है तो हमने गणना किया था कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। जब 4 मिनट हम इसे जोड़ देंगे प्लस 4 मिनट, तब ये 24 घंटे का हो गया। जो 24 घंटे का हुआ सौर दिवस हुआ, और जो 23.56 घंटे का हुआ, मतलब 23 घंटा 56 मिनट का हुआ, वो नक्षत्र दिवस हो गया। कहने का मतलब सौर दिवस 24 घंटा और नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का, मतलब जब पृथ्वी 361 डिग्री अपने अक्ष पर घूमती है तब जाकर के वो सौर दिवस होता है, और वो 24 घंटे का होता है। नक्षत्र दिवस जब उसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो वो नक्षत्र दिवस हो गया, वो एक मध्याह्न रेखा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति भी इसी तरीके से, एक है उपसौर और एक है अपसौर। ये तो काफी लोगों ने सुन रखा होगा, तो हम इसे यहां समझते हैं। ये हमारा ये सन हो गया और ये पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्ष हो गया। ठीक, ये हमारी पृथ्वी हो गई। यहां से हमने कहा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो आंसर निकल गया था 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर है तो दीर्घवृत्ताकार है, तो कहीं पास होगी कहीं दूर होगी, तो 15 करोड़ कैसे निकल गया? तो 15 करोड़ किलोमीटर उसका औसत दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। दीर्घवृत्ताकार कक्ष का मतलब होगा पूरा गोल नहीं, दीर्घवृत्ताकार मतलब पूरा गोल नहीं होगा, वो एक अंडाकार जैसा होगा, जैसा हमने यहां पे बनाया। ये देखिए, ये यहां से दूरी थोड़ी ज्यादा है, यहां से दूरी थोड़ी कम है जी। तो जो निकटतम दूरी है उसे हम उपसौर कहते हैं। ये होता है 14.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। तो उपसौर है, इसमें सूर्य पृथ्वी के अधिकतम निकट होता है। अधिकतम क्या होता है? निकट। अपसौर दूसरी स्थिति इसके जस्ट अपोजिट। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी
15.71 करोड़ किलोमीटर होता है। यहां ज्यादा हो गया, यहां कम हो गया, तो औसत निकालेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर आएगा लमसम। अब ये उपसौर हो गया, ये अपसौर हो गया, ये अधिकतम निकट है, ये अधिकतम दूरी पर है। उपसौर होता है 3 जनवरी को, उपसौर होता है 3 जनवरी को, अपसौर होता है 4 जुलाई को। अब भाई सवाल उठ रहा है यहाँ पे, सवाल क्या है कि 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम है तो ठंड का मौसम है, कि जब निकटतम है तो पृथ्वी सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो प्राप्त करने के क्रम में गर्मी थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन गर्मी नहीं होती, ठंड होता है 3 जनवरी को। अब सौर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, तो इस समय ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें तो गर्मी का मौसम महसूस हो रहा है। इस चीज को हम अभी समझेंगे, ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। अब हमने कहा कि भाई पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तो इसको और बड़ा बनाएंगे। दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक। हमने एक एक्सिस डाला, एक कर्क बनाया, विषुवत बनाया और मकर बनाया, ठीक है। ये हमारी अंतिम रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश मतलब दक्षिण अक्षांश मकर रेखा हो गया, मकर रेखा। अब समझिए ये स्थिति है बाईस दिसंबर को, यहां सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं। मकर रेखा का मतलब हो गया दक्षिणी अयनांत, दक्षिण अयनांत क्या मतलब हुआ? जब सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं तो दक्षिणी अयनांत हो गया, मतलब मकर रेखा पर। अब जब भी मैं बात करूं मकर रेखा की, तो आप साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब दक्षिणी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश याद करिए, वो है ऑस्ट्रेलिया। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है, सोचिए दिमाग में। फिर दूसरी स्थिति, ये उत्तरी अयनांत हो गया। अब हमने सुन रखा है कि ये दक्षिणी अयनांत हो गया। दक्षिणी अयनांत से सूर्य उत्तरी अयनांत की तरफ जाना शुरू करता है, मतलब सूर्य एक समय मकर रेखा पर चमकता है, 6 महीने बाद कर्क रेखा पर चमकता है। तो अब यहां पे हम कर्क रेखा को देख लेते हैं। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये एक्सिस डाल दिया, ये हमने कर्क रेखा बनाया, ये विषुवत और ये मकर। अब इस समय सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा, इसे हम बोलते हैं उत्तरी अयनांत। ये स्थिति है 21 जून की, ठीक। इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है और सूर्य की लंबवत किरणें इस पर पड़ रही हैं, तो सूर्य कर्क रेखा पे इसकी लंबवत किरणें चमक रही हैं, ठीक है। अब इन दोनों के ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। 21 जून कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम खुद रहते हैं, हमारा भारत। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरता है, तो हम कर्क उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, कर्क रेखा का मौसम महसूस करेंगे। तो ये भारत आप इमेजिन करिए कि भारत हो गया, और भारत को तुलना करिए ऑस्ट्रेलिया से। जब हमारे यहाँ 21 जून को घोर गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं,
उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए दिन रहेगा, क्योंकि 6 महीने लगेंगे सूर्य को मकर रेखा पर जाने में, माने दक्षिणी गोलार्ध पर जाने में। तो इस समय 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी भारत में गर्मी का दिन है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, वहां ठंड का दिन होगा, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमक रही है, यानी भारत पर चमक रही हैं। ठीक है, स्थिति 22 दिसंबर यानी जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है 22 दिसंबर। और ये 22 दिसंबर हमारे यहाँ कौन सा मौसम होता है, जाड़े का मौसम होता है। अब एक चीज को ऐसे याद रखेंगे हम कि क्रिसमस पूरी दुनिया में ठंड में मनाया जाता है। पूरी दुनिया कहने का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में ही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जितने देश हैं वहां ठंड में मौसम है। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज गर्मी में मनाई जा रही है, क्रिसमस। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंड है, दक्षिण गोलार्ध में गर्मी है। 21 जून को वही सीधे पलट दीजिए। ठीक है, अब हम इसको उपसौर और अपसौर को यहीं से समझ लेते हैं। हमने कहा 3 जनवरी को उपसौर है, पृथ्वी सूर्य के अधिकतम निकट है। तो 22 दिसंबर मकर रेखा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक समय आएगा ये मार्च में, ये हमारा सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमकती हैं 21 मार्च को। ठीक, सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर चमकती हैं, इसे हम विषुव कहते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण पे 22 दिसंबर को इस स्थिति में है कि सूर्य की ज्यादातर ऊर्जा मकर रेखा पर पहुंच रही है, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंच रही है, तो उत्तरी गोलार्ध ठंडा है। फिर जब ये पृथ्वी परिक्रमण करना शुरू होती है, यहां से जब चलना शुरू होती है, तो विषुव पे आती है 21 मार्च, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का समय लगता है ऋतु परिवर्तन में। अब ये जनवरी में इमेजिन करिए कि पृथ्वी कहां है, दिसंबर, जनवरी में यहां कहीं रहेगी। अभी भी सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, मतलब विषुवत और मकर रेखा के बीच में कहीं सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो हमने कहा कि भाई नजदीक है, फिर भी हमारे यहाँ ठंड है। हमारे यहाँ ठंड का कारण है कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और इस समय सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ रही हैं। अब बात यह है कि इस समय उपसौर में पृथ्वी को 7% अधिक ऊर्जा मिलती है सूर्य की किरणों से। अब वो 7% कहां जाता है, तो 7% सारा का सारा दक्षिणी गोलार्ध द्वारा सोख लिया जाता है। ये हमारी पृथ्वी अगर है, हमने इसको 2 भागों में बांटा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर भाग स्थलीय है, दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर भाग जलीय है। इसलिए हमने कहा कि क्रिसमस दुनिया के ज्यादातर देशों में ठंड मनाया जाता है, मतलब दुनिया के ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि स्थल यहीं पे है। दक्षिण गोलार्ध में थोड़ा सा अगर स्थल है, तो वहां पे एक देश है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे गिने चुने कितने देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये 7% ऊर्जा इस जलीय भाग द्वारा सोख लिया जाता है। जलीय भाग ऊर्जा को सहन करने की ज्यादा क्षमता होती है, उसमें गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर समेटने की ज्यादा क्षमता होती है जल में। तो जल धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। तो जल धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य की 7% ऊर्जा को लेकर के, फिर वो भाप बनता है और वही भाप वायुमंडल में आता है और ये दुनिया के मानसून को प्रभावित करता है। तो ये चीज मानसून को कितना जरूरी है, फिर हम मानसून में पढ़ेंगे तो ऐसे और एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमें इतना ही जानना है कि दक्षिणी भाग जलीय है, तो 7% ऊर्जा की यहाँ पे खपत हो गई पानी में। बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, जितना इजी वे में हो सके। जल है तो जल में ज्यादा ऊर्जा सोख लिया, क्योंकि जल में ज्यादा ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है। स्थल भाग में क्या होता है
जितनी गर्मी स्थल को मिलती है उतनी ही स्थल उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, चट्टानें उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। और रिफ्लेक्ट करने के क्रम में क्या होता है कि ऊपर वायुमंडल होता है। अब ये बादल हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि 100% ऊर्जा अगर आती है तो लगभग 15% ऊर्जा बादलों द्वारा सोख लिया जाता है और फिर उन्हें बादल रिफ्लेक्ट करते हैं पृथ्वी की ओर। इस तरीके से हमारे वायुमंडल में कुछ गर्मी बनी रहती है। ठीक है, फिर अपसौर के समय, उपसौर समझाया तो अपसौर समझ में आ गया कि भाई 4 जुलाई को सूर्य की लंबवत किरणें जून जुलाई वही स्थिति कि यहां से सूर्य मकर रेखा से विषुव की ओर चलना शुरू हुआ तो एक महीने में सूर्य मकर और विषुवत रेखा के बीच में है। तो ज्यादातर तो मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया में चमक रहा है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ही सूर्य चमक रहा है। इस समय भी जून जुलाई 4 जुलाई बोला था मैंने इसको, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई की स्थिति क्या है, सूर्य विषुवत वृत्त और उत्तरी विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में सीधे चमक रहा है। तो यहां पे सूर्य की अधिकतम किरणों का वेग है और यहां पे गर्मी है। लेकिन ये दूर होने के क्रम में 7% कम ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है। अब साउथ में 7% अधिक ऊर्जा मिली तो पृथ्वी को भी तो मिली, तो फाइनली हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ता है और हमें उतनी ठंडी महसूस नहीं होती जितनी जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में ठंडी महसूस होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया 7% गर्मी में अधिक गर्म हो जाता है और 7% ठंडी में अधिक ठंडा हो जाता है। ये उपसौर और अपसौर का डेफिनेशन था। ये हमने कहा था 3 जनवरी की बात है और वो 4 जुलाई की बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नजदीक होने के बावजूद भी हमारे ठंड है, गर्म होने के बावजूद भी हमारे, दूर होने के बावजूद हमारे गर्मी है। अब हम ऋतु को समझते हैं। इस क्रम में हमने जान लिया कि गर्मी का मौसम है 21 जून को, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंड का मौसम है। ठीक इसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को यहाँ ठंड का गर्मी का मौसम है और 21 जून को यहाँ पे ठंड का मौसम होता है। अब दूसरी चीज, उत्तरी गोलार्ध जब कर्क रेखा से पृथ्वी अपना परिक्रमण शुरू करती है तो सूर्य 6 महीने बाद कर्क रेखा से मकर रेखा पर आ जाता है। तो ये डायरेक्ट मकर रेखा पे आ नहीं जाएगा। एक स्थिति आएगी जब सूर्य की लंबवत किरणें फिर विषुवत रेखा पर चमकेंगी, इसे भी हम विषुव कहेंगे। याद रखिए, विषुव वर्ष में 2 बार होता है। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमक रही होती हैं, इस समय सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन कर्क रेखा इस समय विषुवत रेखा पर तो चमक रहा है लेकिन उत्तरी गोलार्ध सूर्यमुखी है। तो उत्तरी गोलार्ध यानी पोल हमारा, जिसे हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, पोल पे अभी भी दिन रहेगा। और इस विषुवत में जब सूर्य मकर रेखा से निकल के आता है तो इसका दक्षिणी गोलार्ध सूर्यमुखी होता है। तो साउथ पोल पे इस समय 6 महीने का दिन होता है। अब ये स्थिति हमारी उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की है। सॉरी, ये स्थिति हमारी शरद ऋतु की है। शरद ऋतु, ठीक है, ये स्थिति हमारी शरद ऋतु की है। शरद ऋतु यानी गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम हो जाता है तो कुछ समय के लिए जब न ज्यादा गर्मी होता है न ज्यादा ठंडी होता है तो हम इसे शरद ऋतु बोलते हैं। इस समय का मौसम ऐसा होता है जो बहुत सुहावना लगता है, हमें ज्यादा परेशानी नहीं महसूस होती क्योंकि न ज्यादा गर्मी है न ठंडी है। यहां से हम जब ठंड की तरफ बढ़ते हैं तो इस समय शरद ऋतु में हमें धूप अच्छी नहीं लगती, हम ठंड की तरफ जाना चाहते हैं, हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से अब ठंडा आ जाए। ठीक है, तो शरद ऋतु इसी समय आसपास कहीं जब सर्दी की शुरुआत हो रही होती है तो दीपावली पड़ता है हमारे यहाँ। दीपावली में मौसम कैसा हो जाता है, अब इसको हम शरद ऋतु को
थोड़ा सा और समझें। ये वसंत ऋतु है। जब 21 मार्च की स्थिति है तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु की स्थिति है। जब ये सितंबर की स्थिति है शरद ऋतु। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है और 21 मार्च को वसंत ऋतु है। शरद ऋतु और वसंत ऋतु के समय जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसके टेम्परेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब जितनी ऊर्जा इस समय सूर्य को पृथ्वी को मिल रही है उतनी ऊर्जा यहां पे पृथ्वी को मिलती है। लेकिन यहां से हम गर्मी से निकल आए होते हैं तो हमें गर्मी अच्छी लगती है, हमें ठंड की तरफ जाना होता है तो हमें ठंड अच्छी लगती है। यहां से हम ठंड से निकल के आए होते हैं वसंत ऋतु में तो हमें ठंड अच्छी लगती है, हम गर्मी की तरफ जाना चाहते हैं। ये आपका होली का मौसम हो गया वसंत ऋतु। 21 मार्च के आसपास होली पड़ता है तो हम ठंडी से निकल के आते हैं तो जैसे ही कोई हमारे ऊपर पानी फेंकता है तो हमारे शरीर में सिहरन होती है। इस समय हमारे को पानी से नहीं, हमें गर्मी से दिक्कत हो रही होती है। गर्मी ना मिले, थोड़ी सिहरन मिले, वो अच्छी लगेगी। तो हमारे महसूस करने में अंतर हो गया। दूसरी चीज, वसंत ऋतु 21 मार्च और शरद ऋतु 23 सितंबर विषुव हो गया, सर्वत्र दिन और रात बराबर हो गए। फिर हमने एक चीज समझाया, फिर समझाता हूं कि इस समय कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रहा है। फिर 3 महीने बाद जब सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकेगा तो अभी भी उत्तरी गोलार्ध सूर्यमुखी है, मतलब इसका मुख सूर्य की तरफ है तो यहां पे अभी भी दिन है। ये रात कब होगा? जब सूर्य पूरा मकर रेखा पर आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य से छिप जाएगा। अब सूर्य की किरणें यहां चमक रही हैं तो अब दक्षिणी गोलार्ध में उजाला हो गया, मतलब यहां दिन हो गया और उत्तरी गोलार्ध ढक गया, अब यहां पे अंधेरा हो गया। फिर 3 महीने बाद इस विषुव में, मतलब 21 मार्च में, यानी वसंत ऋतु में अभी भी दक्षिणी गोलार्ध सूर्यमुखी है तो दक्षिणी गोलार्ध में अभी भी दिन है, उत्तरी गोलार्ध में अभी भी अंधेरा है। अब ये फिर 3 महीने बाद जब 21 जून की स्थिति हो जाएगी तो उत्तरी गोलार्ध सूर्यमुखी हो जाएगा और सूर्य उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोल पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी और वहां पे 6 महीने के लिए उजाला रहेगा। ये बात समझ में आ गई? ये इतना ही क्लास है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा। इसको हम समझेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता दूं कि हमारी क्लास कुछ क्लासेस बाद जैसे 2-4 वीडियो और बन जाएंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी मैप की। मैप पढ़ने के लिए हम इसी तरह मैप नहीं पढ़ सकते तो हमें पावर पॉइंट की आवश्यकता होगी। पावर पॉइंट की क्लास को हम जूम ऐप पे करेंगे। तो जिन लोगों को ये वीडियो मिल रहा है और जिन्हें मैप में इंटरेस्टेड हो या जो मैप पढ़ना चाहते हैं, जिनका मैप वीक हो, वो जूम ऐप डाउनलोड कर लें। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और आप जूम ऐप पे हम पावर पॉइंट से पूरा मैप को समझेंगे। थैंक यू।